Hello viewers, my name is Harshit Rai and I have done my BTech from IIT BHU वाराणसी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लास 11th का काइनेमेटिक्स के बारे में। जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम सुनते हैं तो हमको जैसे चार्जेस की बारे में याद आती है, जैसे हम ऑप्टिक्स का नाम सुनते हैं तो हमको लाइट के बारे में याद आती है। तो जब भी हम काइनेमेटिक्स का नाम सुनते हैं तो हमको किस चीज़ के बारे में याद आनी चाहिए, यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होती है। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में बात करते हैं तो हमको चार्जेस जैसे दिखाई देते हैं, ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो लाइट एनर्जी वगैरह ये सब दिखाई देती है। तो जब भी हम काइनेमेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो हमको क्या चीज़ याद आनी चाहिए? मोशन के बारे में। किसी भी बॉडी की जब भी हम मोशन की पढ़ाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हम काइनेमेटिक्स यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस काइनेमेटिक्स में हम क्या चीज़ नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं। हम क्या चीज़ पढ़ते हैं ये तो हमको पता है, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। हम क्या चीज़ नहीं पढ़ते हैं कि ये जो मोशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका कॉज नहीं पढ़ते हैं। कॉज ऑफ मोशन के बारे में हम इसकी पढ़ाई नहीं करते हैं। हम क्या चीज़ पढ़ते हैं कि मोशन हो रहा है, एक बस है, एक ट्रेन है, ये मोशन में है या फिर रेस्ट में है। तो अब इसके पैरामीटर्स, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एक्सीलरेशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, इन सब के बारे में पढ़ाई करते हैं। किसमें? काइनेमेटिक्स में। लेकिन कॉज ऑफ मोशन ये किसकी वजह से चल रही है, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, इन सब के बारे में हम इस चीज़ में बात नहीं करते हैं। इसके लिए एक अलग यूनिट है। कौन सी यूनिट है? लॉज ऑफ मोशन वगैरह, ये सब दूसरी यूनिट है। लेकिन इस काइनेमेटिक्स यूनिट के बारे में हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? मोशन की पढ़ाई करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं कि मोशन क्या होता है तो ये चीज़ हम देखते हैं कि मोशन होता क्या है। सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि मोशन क्या होता है। अब बेसिक से टर्म्स में अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आप खुद से पूछूं कि ये बोर्ड रेस्ट पर है कि मोशन में है, तो बहुत मतलब सभी लोग बोलेंगे कि रेस्ट पर है। और अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ और मैं आपसे पूछूं कि मैं मोशन में हूँ कि रेस्ट में हूँ, तो आप बोलोगे सर आप मोशन में हो। तो बेसिक हमको पता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है, अगर कोई चीज़ हिल नहीं रही है तो हम उसको बोलते हैं रेस्ट पर है। अगर कोई चीज़ मोशन में थोड़ा बहुत हिल रही है तो हम उस चीज़ को बोलते हैं कि ये चीज़ मोशन में है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता है कि इस अगर बोर्ड की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। मैंने घड़ी देखी, इसमें टाइम चल रहा है और ये इसकी पोजीशन एक ही जगह पर है, तो हम क्या बोलते हैं? ये चीज़ रेस्ट पर है। मैं चल रहा हूँ, टाइम देख रहे हैं, टाइम चल रहा है और मेरी भी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये चीज़ मोशन में है। इस चीज़ को लिख लेते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन को हमने क्या बोला कि पोजीशन चेंजेस किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस चीज में पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसमें क्या होगी? वेलोसिटी नॉन जीरो होगी। वेलोसिटी कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी। जब भी हम बोल रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रही है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। रेस्ट को क्या हमने बोला है? रेस्ट को हमने कैसे डिफाइन किया है? मैंने आपसे पूछा था ये बोर्ड रेस्ट पर है कि मोशन में, आपने बोला कि सर इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमने इस चीज़ को क्या बोल दिया कि ये रेस्ट पर है। इसको हम क्या लिखते हैं? रेस्ट इज पोजीशन डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अब हमने जो चीज़ लिखा है कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हम उस चीज़ को रेस्ट बोल रहे हैं। तो क्या ये मोस्ट एक्यूरेट है? क्या ये 100% एक्यूरेट है? इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें थोड़ा सा करेक्शन और करते हैं। इसमें क्या करेक्शन हो सकता है? एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। एग्जांपल के लिए जैसे ये बस है, ठीक है, ये बस है, इसमें एक टिल्लू बैठा है, बस के अंदर एक टिल्लू बैठा है, ठीक है, और इसके साइड में कौन बैठा है? पिल्लू।
एक टिल्लू है, एक पिल्लू है, और तुम लोग क्या हो, तुम लोग ये हो, तुम ये हो। अब जब तुम इस टिल्लू को देख रहे हो और ये बस भी चल रही है भाई, बस भी चल रही है, बहुत तेज चल रही है, बस भी चल रही है, जब तुमने इस टिल्लू को देखा तो तुमको क्या लगेगा कि ये चीज मोशन में है। अब मैं आपसे सेम सेम टिल्लू के बारे में पूछूं कि अगर ये पिल्लू इस टिल्लू को देखेगा तो तुम क्या बोलोगे? अगर हम बस में बैठे रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, और जो हम सामने वाले अगर किसी बंदे को देखें, बंदे को या बंदी को अगर हम देखें तो हमको क्या लगता है, ये चीज रेस्ट पर है। तो इस पिल्लू के इस टिल्लू को क्या लगेगा, ये चीज रेस्ट पर है। पर जब मैंने इस यहाँ से देखा, नीचे से खड़े होकर, ये चीज मोशन में है। तो एक ही टाइम पर एक ऑब्जेक्ट कैसे रेस्ट पर भी रह सकता है और कैसे मोशन में भी रह सकता है? तो कुछ तो गड़बड़ है कि इसकी पोजीशन चेंज हो भी रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, नहीं भी हो रही है। तो कुछ तो हमको एक चीज और डिसाइड करनी पड़ेगी जिससे ये और एक्यूरेट बने। तो क्या क्या चीज डिसाइड करनी पड़ेगी? हमको रेस्ट और मोशन बताने के लिए सबसे पहले ये चीज बतानी पड़ेगी कि हम इसको देख कहाँ से रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, इसके जो मोशन है इसको ऑब्जर्व कौन कर रहा है। अगर हम यहाँ पर बैठकर देख रहे हैं तो ये चीज़ रेस्ट पर है, यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं तो ये चीज़ मोशन पर है। अगर हम ये चीज़ फिक्स कर दें कि मैं कहाँ से बैठ के देखने वाला हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, तो हम उसको मोस्ट एक्यूरेट बता सकते हैं कि ये रेस्ट पर है कि मोशन में है। तो इस वाले डेफिनेशन में हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, पोजिशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कौन इसको देख रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, इसमें भी ये चीज ऐड कर सकते हैं, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो गई है। अब देखो, मोशन हमने क्या बोला, मोशन क्या होता है, अगर मैं चल रहा हूँ मतलब मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। जो मेरे को देख रहा है वो मेरा पोजीशन चेंज करते हुए देख पा रहा है कि नहीं, तो हम उसको बोल देते हैं मोशन है। ठीक है, अभी तक हमको क्या क्लियर हो गया, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करने के लिए, कि हम ये चीज़ समझ पाएँ कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। इसको समझने के लिए हमने एक चीज़ समझी कि ऑब्जर्वर क्या है। जब हम ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि ऑब्जर्वर कौन होगा, और फिजिक्स में 99% केसेस में हम ऑब्जर्वर किसको डिसाइड करके बैठे हैं, अर्थ को। अर्थ क्या है, ऑब्जर्वर है। हम किसी के भी मोशन की जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम किसके फ्रेम में करते हैं, अर्थ के फ्रेम में। और जब हम ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की पढ़ाई करने वाले हैं, तो उसको हम बोलते हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ से क्या टॉपिक आया, एक यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आई कि हमने रेस्ट और मोशन को देखने के लिए कि अब हम पढ़ाई करने वाले हैं किस चीज़ की, मोशन की। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की पढ़ाई करते हैं। अब हमने ये चीज़ फिक्स कर ली कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। कैसे फिक्स की, ऑब्जर्वर को फिक्स करके। और जब हम ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि ऑब्जर्वर कौन है, कहाँ से हम इस चीज़ को देखने वाले हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम used by an observer, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है। इसको और क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड बाय एन ऑब्जर्वर टू डिफाइन पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब हमने ये चीज़ फिक्स कर ली कि ऑब्जर्वर क्या है। ऑब्जर्वर जब हम फिक्स कर लेते हैं हम बोलते हैं यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ऑब्जर्वर है। हम जहाँ से किसी चीज़ की मोशन की पढ़ाई करने वाले हैं उसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है, उसी को हम बोलते हैं कि हमारा ओरिजिन यही है, हम यहीं से पढ़ाई करने वाले हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे मैंने अपने आप को ये बोला, अच्छा मैंने आपको बोला कि मेरी पोजीशन क्या है, तो आप क्या बताते हो, सर आपकी पोजीशन होगी बोर्ड से 15 सेंटीमीटर आगे, या फिर छत से
20 सेंटीमीटर नीचे या धरती के ऊपर आप किसी चीज़ को रेफरेंस लेके बोल रहे हो, आप किसी चीज़ को कंपेयर करके बोल रहे हो ना कि सर आप बोर्ड से 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आगे हो, आप सर छत से 20 सेंटीमीटर नीचे हो, जब आप ये फिक्स कर रहे हो ना, आप खुद फिक्स कर रहे हो कि मैं इसको रेफरेंस लेके बोल रहा हूँ, उसी को हम बोलते हैं कि आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को फिक्स कर लिया है, आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिक्स कर लिया है और आपने उसको ओरिजिन मान के मेरी डिस्टेंस बताई है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सर मेरी डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बोल रहे हो, सर मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ, मैं ओरिजिन लेके यहाँ पर बैठ गया हूँ। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी पोजीशन है 5 मीटर फ्रॉम मी, मतलब जो इसको ऑब्जर्वर कर रहा है, फ्रॉम ऑब्जर्वर, जो भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है वो ओरिजिन हो गया। और किसी चीज़ की डिस्टेंस बतानी, अब किसी चीज़ की डिस्टेंस, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन कुछ भी बताना है, इस ओरिजिन से बताएंगे। क्या बताएंगे? इस ओरिजिन। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमने देख लिया कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब हम बात करेंगे पैरामीटर्स के बारे में। हमने ये चीज़ देख ली कि मोशन क्या होता है, अब हम देखेंगे कि मोशंस के पैरामीटर्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी इस यूनिट में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन तो बेसिक सा है। पोजीशन क्या होता है? लोकेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन। अभी मैंने जैसा एग्जांपल दिया, पोजीशन क्या होता है? लोकेशन। किसके रिस्पेक्ट में? ये चीज़ याद रखनी, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। पोजीशन मतलब लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर का मतलब क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओरिजिन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब 0,0, अगर मेरे को किसी भी चीज़ की पोजीशन बतानी है, यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं बोलूँगा इस छत की मेरे से कितनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस, कितनी, उसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म्स में बताते हैं 1,2,3 की। अगर मेरे से 1 सेंटीमीटर में इस तरफ जाऊँगा एक्स एक्सिस में, 2 सेंटीमीटर में ऊपर जाऊँगा, 3 सेंटीमीटर में 3D एक्सिस में जाऊँगा, उसको हम बोलते हैं पोजीशन। उसको हम बोलते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है। ठीक है, अच्छा, इस पोजीशन को जब हम ओरिजिन से बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इसका एक नाम देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर चेंज होगी ऐसे 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 ऐसे, अगर कहीं भी जाएगा इधर से इधर, तो ये पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा उसके साथ। तो मैथमेटिक्स के टर्म में हम पोजीशन वेक्टर भी डिफाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर सकते हैं कि इसका लोकेशन क्या है, वो पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं डिफाइन? पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं? x-0 आई कैप प्लस y-0 जे कैप प्लस z-0 के कैप। इसको हम क्या लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर को? एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ऐसे इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर्स के बारे में। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ तो बहुत बेसिक सी है, तो इसको जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नेक्स्ट पैरामीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या चीज़ होती है? जब भी हम गूगल में डालते हैं किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट पर जाने के लिए हम गूगल में डालते हैं उसकी लोकेशन, तो गूगल हमको क्या देता है? जैसे मैं ए पॉइंट पर हूँ और बी पॉइंट पर मेरे को जाना है, तो गूगल ऐसे ऐसे कुछ पाथ देता है। तो डिस्टेंस भी वही होता है। क्या होता है डिस्टेंस? पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ, इसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर। इसके डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस आपको पता होगा कि हम MLT के फॉर्म में लिखते हैं, मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में। डायमेंशंस क्या होते हैं इसके? m0 मास इसका कुछ नहीं है, L1 एंड C0। ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है इसमें? सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ये टोटल पाथ लेंथ मतलब सर मेजर की जा सकती है, टोटल पाथ लेंथ है, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट को हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। अगर मेरे को कभी घर जाना है तो मैं क्या पूछता हूँ कि ये घर कहाँ पर है, तो तुम उसको जवाब क्या देते हो? कोई भी उसको जवाब देगा क्या देगा? आप पहले 4 मीटर लेफ्ट जाना,
फिर उसके बाद राइट मुड़ जाना, फिर एक गोल सा कुछ आएगा, झंडा आएगा, गोल से एक झंडा चौक आएगा, वहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना है तो आप पहुँच जाओगे। मतलब मैं आपको डिस्टेंस तो दे रहा हूँ पर उसके साथ डायरेक्शन भी दे रहा हूँ। तो जब भी हम बात करते हैं कि डिस्टेंस विद डायरेक्शन, उसको हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये? डिस्टेंस विद प्रॉपर डायरेक्शन। इसी को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट क्या होगी? सेम यूनिट इसकी भी, मीटर। इसके डायमेंशंस क्या होंगे? m0, l1, c0, ये इसके डायमेंशंस हो जाएंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी, ये हम चीज़ पढ़ते हैं। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। स्केलर मतलब सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर जिसमें डायरेक्शन भी हो। हम इसमें बात ही, इसकी डेफिनेशन ही ये है, डिस्टेंस विद प्रॉपर डायरेक्शन। तो ये क्या चीज़ है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो कैसे? अगर हम एक सर्कल में चल रहे हैं ऐसे, तो ये चीज़ जीरो है ना, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है, क्योंकि डिस्टेंस विद प्रॉपर डायरेक्शन। इसको हम इसी टर्म में क्या लिख देते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पोजीशन और पॉइंट, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। हम अगर इनिशियल यहाँ से किए हैं और फाइनली हम यहाँ पर आ गए हैं सर्कल में, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर जीरो नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कैसे? अगर मैं यहाँ पर 4 मीटर लेफ्ट चला और फिर इसके बाद 5 मीटर राइट चल गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? -1। तो ये चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो हमारी डिस्टेंस थी ये स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ये हमेशा बढ़ती ही जाएगी, या फिर जीरो होगी। तुम परमानेंट रेस्ट करो तो हमेशा रेस्ट करो तो हमारी जीरो होगी डिस्टेंस, या फिर हमेशा बढ़ती जाएगी। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्पीड की, वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नहीं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब पैरामीटर्स आ गए। तो अब हम इसको पढ़ेंगे आगे की क्लास में। थैंक यू।